अपने अगले पॉलिटी के अगले प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं और ये सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो हमारा प्रश्न है, वह निर्वाचन पद्धति क्या कहलाती है जिसके अंतर्गत एक विधानमंडल विविध राजनीतिक दलों की शक्ति प्रतिबिंबित करता है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, दूसरा है प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, तीसरा है गैलप पोल, चौथा है जेरी मैंडरिंग। इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से लोकसभा चुनाव क्षेत्र है? ऑप्शन दिए गए हैं, चांदनी चौक, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली सदर, तीसरा है कोलकाता उत्तर पश्चिम, चौथा है मुंबई दक्षिण। इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है, चांदनी चौक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा चुनाव क्षेत्र है। इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा चुनाव क्षेत्र है लेह, जो लद्दाख में है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा चुनाव क्षेत्र है आंध्र प्रदेश का मनकागिरी। और सबसे छोटा जनसंख्या की दृष्टि से लोकसभा चुनाव क्षेत्र है लक्षद्वीप। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं, संसद की, दूसरा है स्थानीय प्रशासन की, तीसरा है निर्वाचन आयोग की, चौथा है निर्वाचन अधिकारी की। इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, निर्वाचन आयोग की। भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग का विवरण है। निर्वाचन आयोग का जो कार्य है वो निर्वाचन नामावली तैयार करना होता है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा सदस्य या विधानसभा चुनाव क्षेत्र, राज्यसभा का निर्वाचन क्षेत्र या विधान परिषद का, इन सब का परिसीमन निर्वाचन आयोग करता है और इनका चुनाव भी निर्वाचन आयोग करता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा और चौथा है भारतीय पुलिस सेवा। तो इसका हमारा ऑप्शन पहला सही है, भारतीय विदेश सेवा एक अखिल भारतीय सेवा नहीं है, क्योंकि शुरू में भारत में दो ही अखिल भारतीय सेवाएं थी, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा। लेकिन 1963 के बाद और अन्य अखिल भारतीय सेवाएं जोड़ी गई, जैसे भारतीय वन सेवा, भारतीय इंजीनियरिंग सेवा, भारतीय आयुर्विज्ञान सेवा। और ये सभी सेवाएं केंद्रीय सेवाएं होती हैं, राज्य सेवाएं होती हैं। इनका स्तर जो है सेवाओं का 3 प्रकार से होता है, 4 प्रकार से। केंद्रीय सेवाएं, दूसरी राज्य सेवाएं, तीसरी स्थानीय सेवाएं और चौथी अखिल भारतीय सेवाएं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन दिए गए हैं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, दूसरा प्रादेशिक प्रतिनिधित्व, तीसरा है कार्यात्मक प्रतिनिधित्व, चौथा है सामान्य प्रतिनिधित्व। का ऑप्शन हमारा दूसरा सही है। भारत का जो आम चुनाव है यानी लोकसभा चुनाव वो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पर आधारित है। पहला लोकसभा चुनाव 1952 में हुए थे आम चुनाव। हमारा अगला प्रश्न है, मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? ऑप्शन दिए गए, मानव अधिकार से, नागरिक अधिकार से, तीसरा है प्राकृतिक अधिकार से, चौथा है राजनीतिक अधिकार से।
तो मत देने का जो अधिकार है वो एक राजनीतिक अधिकार है। इसका ऑप्शन हमारा चौथा सही है। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र तथा दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, लोक लेखा समिति के, प्राक्कलन समिति के, और तीसरा वित्त मंत्रालय के, चौथा है लोक उपक्रम समिति के। इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है, लोक लेखा समिति के एक मित्र और दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार लेखा परीक्षक रिपोर्ट लेखा परीक्षण नियंत्रण महालेखा द्वारा अनुमोदित हो जाने के बाद भारत के राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल के समक्ष संसद या राज्य की विधानसभा में पेश की जाती है। सार्वजनिक लेखा समिति लेखा परीक्षक रिपोर्ट की जांच करता है। इस कार्य में महालेखा नियंत्रण लेखा परीक्षक एक मित्र, मार्गदर्शक और दार्शनिक की भांति मार्गदर्शन करता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र पद्धति की विशेषता है? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, यह एक पद्धति प्रतिनिधियों के लिए किफ़ायती होती है। दूसरा, इस पद्धति में गोलमाल करना संभव नहीं होता। तीसरा, इससे विधानमंडल में स्थिर बहुमत प्राप्त होता है। चौथा, उम्मीदवार को चुनाव संबंधी खर्च कम करना होता है। इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है। एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र पद्धति की विशेषता यह है कि यह पद्धति प्रतिनिधियों के लिए किफ़ायती होती है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको होता है? इसको ऑप्शन दिए गए हैं, संसद को। दूसरा, उच्चतम न्यायालय को। तीसरा, उच्च न्यायालय को। चौथा है चुनाव आयोग को। का ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, उच्च न्यायालय को। क्योंकि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 80(a) तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 329(b) के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि चुनाव याचिका सीधे उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, मोदी सरकार ने केंद्र में निम्नलिखित में से किस आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं, राजकोषीय आयोग, दूसरा वित्त आयोग, तीसरा कृषि मूल्य आयोग, चौथा योजना आयोग। तो योजना आयोग की जगह नीति आयोग लाया गया। नीति आयोग, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। भारत सरकार के लिए नीतियों को निर्धारित करने वाला आयोग है, जिसकी स्थापना नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी 2015 को की थी और यह योजना आयोग को प्रतिस्थापित करने हेतु की गई थी। योजना आयोग के बदले में की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है? संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है, गैर संवैधानिक है, या कोई भी विकल्प सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन हमारा दूसरा सही है। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच करों का बंटवारा और संसाधनों का बंटवारा, उनके बीच संबंधों की व्याख्या करता है। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का कितनी प्रतिशत वोट नहीं मिले तो? इसका ऑप्शन है 1/5 से कम प्राप्त मत हो, या 1/7 से कम मत प्राप्त हो, या 1/6 से कम मत प्राप्त हो। तो इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है। अगर किसी उम्मीदवार को लोकसभा का हो या विधानसभा का, उस निर्वाचन क्षेत्र में डाले गए वैध मतों का अगर 1/6 मत भी प्राप्त नहीं हुए हैं तो वह अपनी जमानत राशि खो देता है। अगला प्रश्न है हमारा,
निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक माल्यका परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं 1909 का अधिनियम या 1919 का अधिनियम या 1935 का अधिनियम या 1947 का अधिनियम। का ऑप्शन हमारा तीसरा सही है। 1935 अधिनियम में नियंत्रक माल्यका परीक्षक का सुझाव लिया गया है। इसे क्या कहते हैं? इसका उल्लेख अनुच्छेद 148 से 151 के बीच वर्णित है संविधान में। इसकी इसकी अवधि कार्य पद की अवधि 6 वर्ष और अधिकतम आयु 65 वर्ष होती है। वह पहला राज्य कौन सा है जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया? तो ऑप्शन दिए गए हैं तमिलनाडु, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा केरल, चौथा कर्नाटक। इसका ऑप्शन हमारा चौथा सही है, कर्नाटक। 2008 में न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में कर्नाटक के मांड्या जिले में परिसीमन लागू कर दिया गया था। इस प्रकार मांड्या परिसीमन लागू करने वाला देश का पहला जिला बन गया। हमारा अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवा के सदस्य किसकी सेवा करते हैं? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं केवल केंद्र सरकार की, केवल राज्य सरकार की, केवल संघ राज्य क्षेत्र की, चौथा संघ एवं राज्य दोनों सरकारों की। इसका ऑप्शन हमारा चौथा सही है। अखिल भारतीय सेवाओं की जो भर्ती है वो केंद्र सरकार करती है और सेवाएं जो देते हैं अखिल भारतीय सेवा के सदस्य वो संघ सरकार के अधीन भी और राज्य सरकार के अधीन भी अपनी सेवा प्रदान करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं? तो ऑप्शन दिए गए वित्त मंत्री को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। तो इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं और राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष इस रिपोर्ट को रखवाता है। राज्य में राज्यपाल रखवाता है। अगला प्रश्न है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक प्राथमिक रूप से संसद की निम्नलिखित में से किस समिति से जुड़ा हुआ होता है? ऑप्शन दिए गए हैं प्राक्कलन समिति से, सार्वजनिक उपक्रम समिति से, लोक लेखा समिति से, ये सभी विकल्प सही हैं। ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, लोक लेखा समिति से। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं और जिसमें लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उठने वाले सभी संदेह एवं विवादों की जांच पड़ताल और निर्णय किसके द्वारा किए जाते हैं? ऑप्शन दिया गया है चुनाव आयोग द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संसद द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा। तो इसका ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न विवादों की जांच उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। जांच और उनके विवादों का निर्णय जो है उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। उसका फैसला अंतिम होगा और वह निर्वाचन को शून्य भी घोषित कर सकता है। उससे पहले किए गए अगर किसी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन शून्य कर दिया जाता है उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद, तो उसके द्वारा किए गए कोई भी कार्य शून्य नहीं माने जाएंगे, वह मान्य होंगे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अधीन निश्चित उपबंध के अनुसार की गई थी?
इसको ऑप्शन दिए गए हैं संघ लोक सेवा आयोग की, दूसरा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की, तीसरा है चुनाव आयोग की, चौथा है केंद्रीय सतर्कता आयोग की। इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, चुनाव आयोग की। देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हेतु चुनाव आयोग की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के अंतर्गत की गई है। चुनाव आयोग को संसद, राज्य के विधानमंडलों, भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति पद का चुनाव कराने हेतु, चुनावों का निरीक्षण करने हेतु और निर्देशित करने हेतु और उनको नियंत्रित करने हेतु शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं भारत का निर्वाचन आयोग, दूसरा वित्त आयोग, तीसरा राजभाषा आयोग, चौथा राष्ट्रीय महिला आयोग। तो इसका ऑप्शन हमारा चौथा सही है, राष्ट्रीय महिला आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। संवैधानिक निकाय वो होता है जिसका उल्लेख संविधान में हुआ है, और संवैधानिक और गैर संवैधानिक वह होता है जिसका उल्लेख अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। तो ये निर्वाचन आयोग का भारत के निर्वाचन आयोग का गठन 324 से 329 के अंतर्गत दिया गया है। वित्त आयोग का अनुच्छेद 280 और राजभाषा आयोग का भी एक चौथा जो है एक राष्ट्रीय महिला आयोग एक अधिनियम द्वारा किया गया है। महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत जनवरी 1992 में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग को वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, लोकसभा के चुनावों के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होती है? ऑप्शन दिए गए हैं 25 वर्ष, 30 वर्ष, 21 वर्ष या 18 वर्ष। तो ऑप्शन हमारा पहला सही, लोकसभा चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 84(b) के तहत प्रावधान किया गया है कि लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, और संविधान के अनुच्छेद 173(b) के द्वारा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने हेतु 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं निर्वाचन आयोग के, दूसरा वित्त आयोग के, तीसरा लोक सेवा आयोग के, चौथा योजना आयोग के। ऑप्शन जो है चौथा सही है, योजना आयोग के। योजना आयोग एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय था जिसे भारतीय संविधान में परिभाषित नहीं किया गया था। इसकी स्थापना केसी योगी की अध्यक्षता में की गई थी। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं चुनाव चिन्हों का आवंटन, बिल्कुल सही है। दूसरा है निर्वाचन की तारीख तय करना, ये भी सही है। तीसरा है चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना, ये भी सही है। चौथा है चुनाव के लिए उम्मीदवार का चयन करना, तो ये हमारा गलत है। इसका ऑप्शन चौथा ही सही है, क्योंकि चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना उस राजनीतिक दलों का अधिकार होता है, बल्कि ये तीनों जो है निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संवैधानिक रूप में है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं नीति आयोग, दूसरा है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, तीसरा केंद्रीय सतर्कता आयोग, चौथा है वित्त आयोग। तो इसका ऑप्शन हमारा चौथा सही है। एक संवैधानिक निकाय जो है वो वित्त आयोग है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत हर 5 वर्ष पर गठित किया करता है राष्ट्रपति, और यह केंद्र और राज्यों के बीच साझा किए जाने वाले करों को
करों की शुद्ध आय के वितरण पर भारत के राष्ट्रपति को अपनी सिफारिशें भेजता है। इसकी स्थापना का उद्देश्य भारत के केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करता है और वित्त आयोग का गठन प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार भी कहा जाता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश, दूसरा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग, तीसरा है भारत के महान्यायवादी, चौथा भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, भारत के महान्यायवादी को कानूनी सलाहकार कहा जाता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 76 में दिया गया है। तो ऑप्शन दिया गया है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत देश के लिए अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी का प्रावधान किया गया है, जो देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। भारत सरकार के मुख्य कानूनी अधिकारी के रूप में कार्य करता है और अपने कर्तव्यों को निर्वहन करता है, क्योंकि कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देने के लिए जिसे राष्ट्रपति द्वारा उन्हें भेजा जाता है और विधि अनुसार ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के लिए जिसे राष्ट्रपति द्वारा उसे सौंप दे। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं, 5 वर्ष, 6 वर्ष, तीसरा है 5 वर्ष या 60 वर्ष की उम्र तक, चौथा है 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक। का ऑप्शन हमारा चौथा सही है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक होता है। और अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, चौथा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। इसका हमारा ऑप्शन दूसरा सही है, भारत के राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना करते हैं, आयोग के अध्यक्ष की स्थापना करते हैं अनुच्छेद 315 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, दूसरा विधि मंत्री, तीसरा विधि सचिव, चौथा है भारत का महान्यायवादी। तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। आर्टिकल 76 में इसका उल्लेख। और अगला प्रश्न है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ऑप्शन दिया गया है, नागेंद्र सिंह, सुकुमार सेन, TN शेषन, T स्वामीनाथन। तो इसका ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, सुकुमार सेन। क्योंकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत के निर्वाचन आयोग के प्रमुख होते हैं, उन्हें संवैधानिक रूप से राष्ट्रीय और राज्य विधायकों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने का अधिकार होता है। सुकुमार सेन एक भारतीय सिविल सेवक थे जो 1950 से 1958 तक भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। वर्तमान समय में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त डैश के लिए कार्यकाल संभालते हैं? वह कब तक कार्यकाल संभालते हैं? इसके ऑप्शन दिए गए हैं, 60 वर्ष आयु अथवा 6 वर्षों के लिए जो पहले हो, दूसरा 65 वर्ष आयु या 6 वर्षों के लिए जो पहले हो, तीसरा 70 वर्ष आयु अथवा 6 वर्षों के लिए जो भी पहले हो, चौथा ऑप्शन है 55 वर्ष आयु अथवा 5 वर्षों के लिए जो पहले हो। तो ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, 65 वर्ष की आयु और 6 वर्ष के लिए जो भी पहले हो। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा या सेवाएं हैं?
ऑप्शन दिए गए हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा, दूसरी भारतीय पुलिस सेवा, तीसरी भारतीय वन सेवा। तो अखिल भारतीय सेवाएं इसमें तीनों हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा भी, भारतीय पुलिस सेवा भी और भारतीय वन सेवा भी। तो इसका ऑप्शन हमारा चौथा सही है। हमारा अगला प्रश्न है, वह निश्चित क्षेत्र है जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। वह निश्चित क्षेत्र कौन सा है जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं निर्वाचन क्षेत्र, दूसरा मतदान क्षेत्र, तीसरा चुनाव क्षेत्र, चौथा विधान क्षेत्र। तो ऑप्शन हमारा पहले ही सही है, निर्वाचन क्षेत्र। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक पर्स के संरक्षक भी कहलाता है। ऑप्शन दिया गया है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, दूसरा भारत के प्रधानमंत्री, तीसरा भारत के मुख्य न्यायाधीश, चौथा है विधि या न्याय मंत्रालय। का ऑप्शन हमारा पहला सही है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भारत के सार्वजनिक पर्स के संरक्षक के रूप में भी जाना जाता है। यह भारतीय लोक लेखा परीक्षक और लेखा विभाग के प्रमुख हैं। देश और राज्य दोनों स्तरों पर देश की पूरी वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करते हैं, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक दिया गया है। उनका कार्यकाल 6 वर्ष और 65 वर्ष से जो भी पहले हो दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय चुनाव आयोग में पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए गए थे। तो ऑप्शन दिए गए 1989 से, 1998 से, 1991 से या 1990 से। तो इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है, 1989 से। वर्तमान चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त शामिल हैं। पहली बार 16 अक्टूबर 1989 को 2 अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए गए थे, लेकिन 1 जनवरी 1990 से उनका कार्यकाल बहुत कम था। बाद में 1 अक्टूबर 1993 को 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए। इसका ऑप्शन हमारा चौथा सही है, 1990 से। हमारा नहीं, पहला सही है इसका, 44 का पहला, 1989। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। तो ऑप्शन दिए गए हैं 352, 280, 156, 148। इसका ऑप्शन हमें पता है कि जो है 148 से लेकर 151 तक महालेखा परीक्षक का संविधान में उल्लेख किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। भारत के राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल या राज्य के मुख्यमंत्री। इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, राज्य के राज्यपाल। राज्य का राज्यपाल एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्ति करता है जो राज्य के लिए महाधिवक्ता होने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य हो। मतलब ऐसे व्यक्ति को महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लायक हो। एक महाधिवक्ता राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में उल्लेखित है। तीसरा, यह संघीय और केंद्रीय है, यह संघ सरकार के स्तर पर भारत के अटॉर्नी जनरल के समान है, यानी ये महालेखा परीक्षक के समान है, राज्य का महाधिवक्ता।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में शामिल है? तो ऑप्शन दिए गए हैं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, मिजोरम। छठी अनुसूची में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के अनुसार असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान दिए गए हैं। असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं 365, 356, 330 या 360। तो इसका ऑप्शन हमारा चौथा सही है, 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है संविधान में। भारतीय संविधान के भाग 18 के तहत अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार होता है, यदि वह संतुष्ट है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके कारण भारत को वित्तीय स्थिरता या उसके क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र में भी या किसी हिस्से में खतरा है, तो वहाँ वित्तीय आपातकाल लागू कर सकता है। अब तक कोई भी वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया है, हालांकि 1991 में वित्तीय संकट आया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग वाले सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं 20A, दूसरा ऑप्शन है 14, तीसरा है 18A और चौथा ऑप्शन है 21A। उसका ऑप्शन हमारा चौथा सही है, 21A। क्योंकि संविधान 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग वाले सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया है। पहले ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता था, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत अब ये मौलिक अधिकार बन गया है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 21(a) में दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय निर्वाचन आयोग में उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? इसको ऑप्शन दिए गए हैं राजन दत्ता, तीसरा उमेश सिन्हा, चौथा है अशोक लवासा, चौथा है राजीव कुमार। इसका ऑप्शन हमारा इस तीसरा सही है, उमेश सिन्हा। क्योंकि उमेश सिन्हा को 30 दिसंबर 2020 को भारत के चुनाव आयोग में उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पूर्व वे चुनाव आयोग के महासचिव के रूप में भी कार्यरत थे। तो जब ये प्रश्न पूछा गया तो उसके अनुसार ये है, उमेश सिन्हा थे। सभी अल्पसंख्यकों को धर्म या भाषा के अधिकार पर अपने रुचि के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस अधिकार की गारंटी देता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 36 और अनुच्छेद 30। इसका ऑप्शन हमारा चौथा सही है, अनुच्छेद 30। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है। सभी अल्पसंख्यकों, चाहे वह धर्म या भाषा पर आधारित हो, को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होता है।